वेलकम बैक गाइस। यादव क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है, आवाज़ स्लो लग रही है, तो आप इसको फास्ट करके 1.5 पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्लास पर डिस्कशन करेंगे जो एक्ट से रिलेटेड है। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर लें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगी। ओके। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे हमारे कोर्स हैं जिसमें काजल मैम वुमेन हिस्ट्री पढ़ाती हैं, कविता साहू मैम यूजीसी नेट पढ़ाते हैं पेपर 1, और पीपी यादव सर पेपर 2 पढ़ाते हैं आपको बाई लैंग्वेज। और मैं आपको पेपर हिंदी में पढ़ाता हूँ। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, ये हमारा नंबर है, ये जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है। तो इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और शीघ्र ही रजिस्टर करें, क्योंकि अभी टाइम लगभग पर्याप्त है अभी एग्जाम के लिए। तो इस वजह से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही लाइक भी करें और कमेंट भी करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, तो इन सब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको बेहतर जानकारी मिलती रहे। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैश कोर्स के बारे में। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकेगा। 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने में आप अपना JRF भी अचीव कर सकते हैं। नया बैच हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हिंदी में मैं आपको टीच करूँगा और इंग्लिश में पीपी यादव सर आपको टीच करेंगे। तो जल्द ही इनरोल करें, क्योंकि ये भी हमने 10 जुलाई तक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है बच्चों के लिए। तो ये जो है हमारे क्रैश कोर्स के बारे में है एग्जाम से रिलेटेड। दिसंबर के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों का इस बार फॉर्म फिल नहीं हुआ है वो दिसंबर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो समाज कार्य के जो एग्जाम में विभिन्न प्रकार की जो एक्ट पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है। और आपने देखा है कि हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन एक्ट से रिलेटेड आते हैं, अधिनियम से रिलेटेड आते हैं और अन्य प्रावधान। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे जो ये अधिनियम बार बार पूछे जा रहे हैं, इनका हमारे किस यूनिट से संबंध है। ओके। तो यूनिट 1 के अध्याय 7 विविध प्रवेश में हम देखते हैं बहुत जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पर जो मेंशन है उनसे रिलेटेड एक्ट पूछे जाते हैं। इसके साथ ही यूनिट 3 के अध्याय 7 में समाज कार्य सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के कार्यस्थल और कार्यस्थल से संबंधित एक्ट के बारे में बात की जाती है। एजेंसियों के बारे में हम सोसाइटी एक्ट पढ़ते हैं, एनजीओ के बारे में एनजीओ पंजीकरण से संबंधित बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। यूनिट 7 में प्रमुख अध्याय हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी में जो प्रावधान है, इन सभी में जो बातें मेंशन की गई सिलेबस के अंतर्गत, उनमें कहीं ना कहीं पर कहा जो है एक्ट, अधिनियम, प्रावधान, नीतियाँ उनसे संबंधित हैं, तो वहाँ से भी ये एक्ट निकल कर आते हैं। और यूनिट 8 जो है उसके लगभग सभी अध्याय किसी न किसी प्रकार से एक्ट से संबंधित हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो टॉपिक दिए जाएंगे उन टॉपिक के अंतर्गत वो एक्ट आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। यूनिट 9 के प्रमुख अध्याय जैसे 2, 3, 4, 5, और यूनिट 10 के लगभग सभी अध्याय। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया कि इनके अंतर्गत देखो सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूनिट के अंतर्गत जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है चैप्टर, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर है तो आप सिलेबस में देख सकते हैं। सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी ऐप में है और आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। साथ ही सिलेबस के बारे में यूट्यूब पे भी डिस्कशन किया गया है। ठीक है। तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण एक्ट है वो अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम 1968। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। यहाँ पर हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी।
भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 में आया और 1976 में से संशोधित किया गया। ठीक है। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 1994 में आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, 2000। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, इसी आयोग के अंतर्गत यह अधिनियम बना था। मतलब ये जो संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, इसी के अंतर्गत ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। राष्ट्रीय सूचना आयोग 2005। परिवीक्षा यानी प्रोबेशन अधिनियम 1958, 1958। ठीक है। तो ये आपको परीक्षा अधिनियम से बहुत बार प्रश्न आते हैं, परीक्षा की परिभाषा से प्रश्न आते हैं। ठीक है, परीक्षा की कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते हैं। और ये यहाँ पर जो राष्ट्रीय सूचना आयोग है, यहाँ से भी ईयर से भी प्रश्न आते हैं, मानवाधिकार आयोग के ईयर से, इसके अधिनियम से प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंदी अधिनियम 1894। आरटीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम है। ठीक है। तो इस प्रकार ये अधिनियम काफी पूछे जाते हैं, जिसको आप ध्यान रखना है। एलजीबीटीक्यू अधिकार, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370 के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट हो जाता है एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड। इससे संबंधित दो केस हैं। एक नाच फाउंडेशन का केस है 2009 का, और इसके ये एक फाउंडेशन एनजीओ है, और इसने सबसे पहले समलैंगिकता को रद्द करने की बात कही गई थी केस में। तो ये समलैंगिकता से संबंधित है, धारा 377। ठीक है। और इससे संबंधित एक केस और है, नवतेजी देवर केस 2018। इसी में समलैंगिकता को, जो समलैंगिकता है, इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिज को अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है, अभी लेटेस्ट उसके बारे में डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो हमारे प्रावधान हो गए हैं मुख्य अधिकार से संबंधित। ठीक है। मानव अधिकार जो है आयोग और अधिनियम दोनों इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही जो हमारे सार्वभौमिक अधिकार हैं वो 1948 में आए थे, 1948 में। इसके बाद हम देखते हैं महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये अधिनियम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके डेट जरूर याद रखें। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों प्रकार की बातों को जो है, क्रियाओं को प्रतिषेधित किया गया है। महिला अत्याचार अधिनियम 2007। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये अधिनियम अक्सर एग्जाम में आता रहता है। कौन सा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 42 से भी रिलेटेड है। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी की योजना, उज्ज्वला योजना 2007। तो उज्ज्वला योजना एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। ठीक है, ये बच्चों और महिलाओं की तस्करी को प्रतिबंधित करती है, प्रतिषेध करती है। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति 2004, 2001। ठीक है। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मैचिंग के फॉर्म में भी ये प्रश्न आ चुका है, महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति कब आई। ठीक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वैसे तो ये अधिनियम डायरेक्ट भी पूछा गया है, बट इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वो भी पूछे गए हैं, तो उनको भी आप देख लेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इस अधिनियम से, पर्टिकुलर इस अधिनियम से कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। साथ ही CHE बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंतर्गत है। साथ ही एक जो समिति है जिसमें महिलाएं अपनी शिकायतों को रजिस्टर करवाती हैं, उसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस अधिनियम के बारे में आप लोग थोड़ा और विभिन्न प्रकार के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1900 जो है 55। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम हो जाता है, क्योंकि ये अधिनियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है और अक्सर ये चर्चा में रहता है किसी न किसी वजह से। ठीक है। और यहाँ से इस अधिनियम के अंदर से भी, यानी कि इसके प्रावधानों से भी प्रश्न आ चुके हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987। तो ये अधिनियम भी अक्सर पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में।
यहाँ पे जो हम एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको जो है जेआरएफ दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए आगे देखते हैं। तो महिलाओं से संबंधित प्रावधान की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगला प्रावधान है, अगला अधिनियम है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। ये जो है 1990 में आया और 1990 में जब से ये आया है ये लगातार चर्चा में रहता है। ठीक है, किसी न किसी जो है बात को लेके राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसके एग्जाम में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अनैतिक दुर्व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। प्रसवपूर्व निदान तकनीक दुरुपयोग का विनियमन जो निर्माण अधिनियम 1994 में आया, ये एक्ट भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको भी आप ध्यान रखें। महिलाओं का अशोभनीय चित्रण अधिनियम 1986, ये भी एग्जाम में पूछा गया। एक्ट के जो है अंदर की बातें, यानी एक्ट को डिटेल से डिस्कशन करने में वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग इन जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनके बारे में मेंशन करता चल रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर से प्रश्न, इसके विभिन्न प्रावधानों से प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको विशेष तरीके से पढ़ लेना और इस सेट से भी प्रश्न आएंगे। लगभग सभी पूछे गए हैं यहाँ पे, ये भी आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं और लगभग इस पीडीएफ में जितने एक्ट हैं वो सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रावधान। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर 2007। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये सारे अधिनियम एग्जाम में आ चुके हैं, तो आई होप आप इनके इम्पोर्टेंस को समझ रहे होंगे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट 1986, और ये अधिनियम समय समय पर संशोधन होता रहा है, तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। किशोर ने बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, 2006 और 2015। भिक्षावृत्ति निर्माण अधिनियम 1959, तो इस अधिनियम से भी प्रश्न आते रहते हैं। किशोर न्याय अधिनियम अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। ऊपर जितने भी अधिनियम मैंने डिस्कस किए हैं वो सब एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। 100% संभावना बनी रहती है सभी एग्जाम की, हालांकि लिमिटेशन होती है, इस वजह से कोई भी पूछा जा सकता है। बाल श्रम अधिनियम प्रावधान विनियमन 1986। शिशु दुग्ध दुग्ध की बोतलें शिशु आहार उत्पादन आपूर्ति वितरण का विनियमन अधिनियम 1992। 1992 के अधिनियम में 2003 में संशोधन हुआ। युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956। सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम 1997। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, ये भी एग्जाम में आ चुका है, आता रहता है, 1987। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं बच्चों से संबंधित, तो इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ अन्य प्रावधान बच्चों से संबंधित हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है डीपीएसपी के तहत कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की बचपन की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान। देखिए, महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं विभिन्न प्रकार के एक्ट के माध्यम से, और ये एक्ट लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। इसके आगे के डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और भी बहुत महत्वपूर्ण जो है कानून इसके अंतर्गत जो है हम डिस्कस करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे प्रावधान है, कुछ लेटेस्ट प्रावधान है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह की वीडियो और पीडीएफ पाने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें, तो री कोर्स को परचेज करें, री एग्जाम क्रैश कोर्स को और फाउंडेशन कोर्स को, जिसके माध्यम से आप हम जो है इनसे अच्छे से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ये प्रकार की जो सुविधाएं आपको दी जाएंगी उसके माध्यम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो री एग्जाम के लिए इनरोल करें, इस तरह की पीडीएफ के लिए इनरोल करें और जुड़े हमारे साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।